वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो एनर्जी के साथ एकदम फिर से तैयार हो जाइए। हमारी जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद मैपिंग, और सारी की सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं समझ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इससे पहले हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? बिल्कुल सही, 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज है ये 7वां पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी पूरी की पूरी सीरीज नहीं देखी हैं 6 क्लासेस तो आई बटन पे जाकर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। जहाँ से आपका मन करे वहाँ से, मतलब किसी भी तरीके से आप चैनल में कहीं से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, लास्ट क्लास में हम जिक्र क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। आपको याद है सबसे पहली क्लास में मैंने सिलेबस बताया था, तो याद करो। सबसे पहली क्लास में जब सिलेबस बताया था तो आपको ये बताया गया था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, यही बताया था ना। और उसमें हमने शुरू की 5 क्लासेस में लोकेशन और एक्सपेंशन को खत्म कर लिया है, यानी अवस्थिति और विस्तार को खत्म कर लिया। और हमारा जो भी अगला टॉपिक है ये है बाउंड्री लाइंस, यानी सीमा रेखाएं। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बात आई समझ में? ये टॉपिक, और ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था। बताओ ये मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया कि बाउंड्री लाइन के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। वो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, मैन मेड बाउंड्रीज होती हैं, यानी बोले तो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, और कुछ होती हैं ज्योग्राफिकल यानी ज्यामितीय सीमाएं हो सकती हैं किन्हीं भी दो देशों के बीच में, या हो सकती हैं क्या, या हो सकती हैं मानव द्वारा निर्मित। आता ही समझ? तो इस तीनों के तीनों टाइप की मैंने चर्चा की थी, एग्जाम्पल्स भी दिए थे आप लोगों को विद मैप। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे भारत की बाउंड्री लाइंस की, इंडिया की बाउंड्री लाइंस की हम बात करते हैं, ठीक है। उससे आगे बढ़ जाते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। देखिए यदि बात करें भारत के उत्तर में यानी इंडिया के नॉर्थ में, और भारत के पश्चिम यानी वेस्ट में, अधिकांश सीमाएं, ज्यादातर सीमाएं कैसी हैं? कृत्रिम हैं। अब कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब इनको मानव द्वारा निर्धारित किया गया है। कहां पे? कौन कौन सी सीमाएं? ध्यान दो, इस वर्ड को पकड़ो। इंडिया के नॉर्थ में और इंडिया के वेस्ट में ज्यादातर बाउंड्रीज कैसी हैं? मानव द्वारा निर्मित हैं। भारत के उत्तर में और पश्चिम में जो बाउंड्रीज है ना, वो कैसी हैं? मानव के द्वारा निर्मित है। भाई किसके द्वारा निर्मित हैं? मानव के द्वारा। कहने का मतलब आदमियों ने, हम लोगों ने खुद डिसाइड की हैं। क्या रीजन रहा होगा इनको डिसाइड करने का? इनको डिसाइड करने का हो सकता है कुछ रीजन रहा हो, धार्मिक, रिलीजियस रीजन। जैसे भारत का जो पार्टीशन हुआ वो धार्मिक आधार पे हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो धार्मिक कारणों से हो सकता है। वो धार्मिक कारणों से हो सकता है वो युद्ध के वजह से हो, कि भाई युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच में, बाद में सीज फायर हुआ, उसके बाद डिसाइड हुई। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कृत्रिम सीमाएं होती हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा था, कृत्रिम सीमाओं के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, पॉलिटिकल कारण होते हैं, वॉर होते हैं, कुछ सिचुएशन होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया आर आर्टिफिशियल। कैसे हैं? मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। दैट इज दे हैव बीन सेटल्ड बाय ह्यूमंस, उनको मानव द्वारा निर्धारित किया गया। अरे लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं बाउंड्रीज के टाइप क्या क्या होते हैं, पता ही उनको पढ़ाने का मकसद क्या था, क्योंकि जब यहां पे आया है ना कृत्रिम सीमा, तो अब पता ही नहीं चल पाता आपको कि कृत्रिम सीमा क्या होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई। अब भारत की जो अधिकांश सीमाएं हैं, और ये भारत की जो अधिकांश सीमाएं वो हैं जो दूसरे देशों टच करती हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। भारत की जो अधिकांश सीमाएं कृत्रिम, वो कहां है? वो उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ वाली जो सीमाएं वो ज्यादातर कैसी हैं? कृत्रिम हैं। सारी नहीं, सारी सीमाएं नहीं। चलें आगे बढ़े। देखिए भारत की सीमाएं जो है, भारत की जो बाउंड्रीज है वो 2 टाइप की हैं। एक तो भारत की सीमा है जलीय, और एक भारत की सीमा है स्थलीय। कहने का मतलब भारत की बाउंड्रीज 2 टाइप की हैं। एक तो है जलीय सीमा, जल ने सीमा बना रखी है पानी से, और दूसरी स्थलीय यानी सी बाउंड्री कह सकते हैं आप, या वाटर बाउंड्री। पहला टाइप तो है इंडिया हैज 2 टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। कैसे बॉर्डर हैं? या तो सी बाउंड्री है इंडिया की, भारत की, या टेरेस्ट्रियल या लैंड बाउंड्री है। भारत 2 तरह की सीमाएं हैं भारत में। हमारे भारत देश में जो दूसरे देशों के साथ जो सीमा बनती हैं, जो भारत के 2 बॉर्डर हैं, वो 2 तरह के बॉर्डर हैं। एक तो है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर यानी स्थलीय सीमा, और दूसरे हैं जलीय सीमा यानी सी बाउंड्री। समुद्र ने या समुद्र से भारत की क्या बनी है? भारत के देश की सीमा निर्धारित हुई है। अब जरा वापस इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फैक्ट को जानते हैं। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है,
अभी आएंगे चीज़ों पे, मैप पे आ जाएंगे, सब चीज़ समझेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, जो 7 देशों को टच करती है, 7 कंट्रीज को। भारत की जो स्थलीय सीमा है, द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, भारत की जो लैंड बाउंड्री है, जो जमीनी बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, विच टच 7 कंट्री, जो 7 देशों को छूती है। चलो मैप की तरफ चलते हैं, तभी आएगी बात समझ में। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और फिर और अच्छे से बात आएगी समझ। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, ठीक। चलो अब जो मैं करने वाला हूं उस पर जरा ध्यान देना। मैं हाईलाइटर लेता हूं और हाईलाइटर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पतला। देखो ध्यान से, अब मैं जहां जहां इसको खींचूंगा उसको ज़्यादा ध्यान। भारत की सीमाओं की बात जब चल रही है तो आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखो जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखते जाओ। ये यहाँ से स्टार्ट है भारत, देखो स्थल भाई, ये तो देखो, ये यहाँ पर तो समुद्री सीमा है, ये पाकिस्तान के साथ जो टच करती है स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो लंबी सीमा, उसको जरा ध्यान से देखते रहो। आपके स्क्रीन पर, मैप पर मैं उस सीमा को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते रहो ये ध्यान से। अब नजर होनी चाहिए आपकी मैप पर, वो 15,200 किलोमीटर वाली लंबी सीमा को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके समक्ष। देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझना है। ये देखो, ये जो आपके सामने बड़े आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़े प्यार के साथ। ये देखो, ये भारत की जो 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा, ये बांग्लादेश के साथ टच हो रही है। ये देखो यहाँ तक भाई, आगे ये वाली नहीं, ये तो वाटर बाउंड्री है। ये है भारत की स्थलीय सीमा। अरे ये है भारत की कैसी स्थलीय सीमा। इसी की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसी की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। बात आई समझ? यही है 15,200 किलोमीटर, जो मैंने कहा भारत की स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। यही है भारत की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, 15,200 किलोमीटर। यही है वो, इतनी लंबी। यही है भारत की स्थलीय सीमा, जो 7 देशों को छूती है। अरे 7 देश कौन कौन से हैं वो आ जाओ। देखो ये है वो 7 देश, जिन 7 देशों को ये छूती है। वो 7 देशों को देख लो एक बार। अफगानिस्तान, ठीक है, दिखा। दूसरा 2 पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, उम्मीद है दिख रहा होगा। चौथा चाइना, 5वां भूटान, 6ठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। उम्मीद है आपको वो देश भी दिख गए। मुझे उम्मीद है आपको वो देश भी दिख गए जिन 7 देशों की मैं बात कर रहा हूँ। ये 7 कंट्रीज हैं, इन 7 देशों को टच करती है भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो इन 7 देशों को, भारत की जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो इन 7 कंट्रीज को टच करती है, इन 7 देशों को टच करती है। उम्मीद है ये बात आपने देख ली। चलो मैं इसको इरेज करके वापस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, वापस आ जाओ। पहली कंट्री है अफगानिस्तान, दूसरी कंट्री पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। देख लो, ये वो 7 देश हैं जिनको भारत की स्थलीय सीमा छूती है। भारत की श्रीलंका नहीं है भाई, श्रीलंका टच नहीं है, श्रीलंका टच नहीं हो रहा है। देखो बीच में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यही समझा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये 7 कंट्रीज को, 7 कंट्रीज को टच करती है, उन 7 देशों को टच करती है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ना पड़ेगा अब हमें, और ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। नहीं समझ में आ रही है तो रिवाइंड करके देख लो एक बार। वैसे ऐसी कोई बात ही नहीं है यार, ये तो आसान सी चीज़ है। आगे बढ़ो। भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा जो है भारत की, या इसको आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब बेचारे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, उनको तो ये शब्द समझ में नहीं आया, क्या है प्रायद्वीपीय भारत, क्या है भाई, उनको नहीं पता प्रायद्वीपीय भारत क्या है। उनको नहीं पता पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है। कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, ज़्यादातर को नहीं पता है। अब हमारा काम ही क्या है? हमारा काम है बेसिक टू एडवांस जाना, कहने के लिए नहीं, बेसिक टू एडवांस बिल्कुल समझना जो वर्ड आएगा ना। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ नोटिस की, लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें आई थी, जैसे पर्वत श्रेणी। लास्ट क्लास में कुछ चीज़ आई थी, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा, पर्वत श्रृंखला क्या होती है, मरुस्थल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इनको भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में, अभी डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। और एक ये वर्ड और आ गया प्रायद्वीप, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको समझना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल आराम से, टेंशन मत लो, अभी आराम से बिल्कुल सब चीज़ मैपिंग के साथ दिखा के हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। मैं कहा भारत की जो जलीय सीमा है, या आप ये कह सकते हैं वो कितनी है, भारत की जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। या प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द वाटर बाउंड्री ऑफ इंडिया वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। या कोस्टल एरिया लेंथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या आप उसको या तो कह लो भारत की जलीय सीमा, या आप कह लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये प्रायद्वीप भारत क्या है? चलो आपको लेकर चलता हूं, पहले मैं समझा देता हूं इस चीज को, प्रायद्वीप आखिर क्या होता है।
ठीक है, फिर आपको मैप की तरफ लेके चलूंगा, या पहले मैप पे समझा के आ जाऊं? चलो पहले आप यहीं देख लो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप के बारे में यहीं पे समझ लो पहले आप। देखो ध्यान से, प्रायद्वीप, प्राय का मतलब होता है लगभग, यानी प्राय यानी यूजुअली यानी अप्रोक्सीमेटली, और द्वीप तो द्वीप होता है यानी आइलैंड, तो आप जानते हैं भाई आइलैंड क्या होता है, पहले बताओ आइलैंड क्या होता है। इस प्राय में द्वीप में तोड़ दो, इसमें वर्ड आ रहा है प्राय और द्वीप, प्राय और द्वीप। द्वीप क्या होता है? देखिए जमीन का, भूमि का कोई भी ऐसा भाग, भूमि का, जमीन का यानी लैंड का, लैंड का कोई भी ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, चारों तरफ से, जो चारों तरफ से जल से सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड हो, जल से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। भाई आइलैंड क्या होता है? एक जमीन का ऐसा टुकड़ा जो जल के बहुत बड़े क्षेत्र में, वाटर की बहुत बड़ी बॉडी में एक जमीन का उभरा हुआ ऐसा जिसके चारों तरफ पानी पानी हो, उसको आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए प्रायद्वीप भूमि का वो पार्ट होता है, जमीन का वह पार्ट होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। कैसे तीन तरफ से? ये क्या, जैसे प्रायद्वीप क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये क्या होगा, ये एक तरफ से तो भूमि से, लैंड से टच होगा, एक तरफ से तो ये टच होगा लैंड से, जमीन से, लेकिन तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ होगा, ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ होगा, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। यानी लगभग द्वीप, यानी यदि यदि ये वाला भाग भी घिर जाता पानी से तो द्वीप ही ना बन जाता, इसलिए हमने कहा प्रायद्वीप की लगभग द्वीप है, ये एक लगभग ये द्वीप के जैसा है। तो प्रायद्वीप यानी भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक और स्थल से जुड़ा होता है, लैंड से जुड़ा होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली आइलैंड ही होता है प्रायद्वीप। द पेनिनसुला इज अ सेक्शन ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, और कनेक्टेड बाई लैंड ऑन वन मोर साइड, ऑन वन साइड, एक साइड से जमीन से जुड़ा हो। चलो और एग्जांपल दिखाता हूं, ये आपके सामने एक मैप है, देखो जरा ध्यान से। क्रोएशिया में एक छोटा सा ये आइलैंड है, इसको जरा ध्यान से देखो, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएंगी चीजें। देखो ध्यान से, आप ये इसको जरा नोटिस करने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे, जरा इसको और थोड़ा सा मैं सही से इसको एडजस्ट कर दूं। देखो आप ये पाओगे कि देखो ये आपको दिख रहा होगा वाटर से घिरा हुआ है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दिख रहा है आपको? भाई देखो इसके इधर भी पानी है, वाटर है, इसके इधर भी वाटर है, इसके इधर भी वाटर है, और इसके इधर भी वाटर है, पानी है, तीनों तरफ पानी पानी है इसके। और ये देखो एक तरफ ये जमीन से जुड़ रहा है पूरा, ये पूरा हिस्सा देखो, ये इस जमीन के साथ यहाँ पे ये जुड़ रहा है, एक तरफ ये जमीन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे पेनिनसुला या प्रायद्वीप। इसको आप क्या कहोगे? लगभग लगभग ये द्वीप ही है, प्रायद्वीप है, एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ और एक तरफ किससे, और एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ जमीन से जुड़ा और तीन तरफ पानी से घिरा हुआ। अब भारत को देखना जरा एक बार, इंडिया को देखना जरा, देखो इंडिया को, अरे देखो एक बार ढंग से इसको देखो। आप पाओगे जब ये इंडिया का ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, ये इतना हिस्सा देखो, ये एक तरफ से तो लैंड से जुड़ा हुआ है, देखो यहां तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है, पूरा हिस्सा लैंड से जुड़ा हुआ है। ये देखो इधर वाटर है, यहां भी पानी, देख रहे हो, यहां भी पानी, यहां भी वाटर, और इसका इधर भी वाटर। बताओ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है भारत का ये वाला हिस्सा, तीन तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, यहां भी और यहां भी, एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस वाले हिस्से को, जो भारत का ये वाला हिस्सा है, भारत इसको प्रायद्वीपीय भारत नहीं कह सकते? इसीलिए याद रखना, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इस हिस्से को, भारत के इस हिस्से को कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। बात आ गई समझ? इसीलिए इस हिस्से को, जो मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ की है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, ये हिस्सा कहलाता है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और यही कारण है, मैंने वहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ, अरे आंखें खोल के देखिए, मैं वापस से आपको समझाता हूं। ये देखो यहां से शुरू है, ये देखो ये पूरा अरब सागर है, ये देखो जहां भी ब्लू ब्लू दिख रहा है सब पानी तो है। तो देखो भारत की वाटर बाउंड्री शुरू होती है ये वाली, कलर चेंज करते हैं, ये देखो भारत की वाटर बाउंड्री है, ये भारत की वाटर बाउंड्री जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये देखो ये भारत की जलीय सीमा है जिसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये है भारत की जलीय सीमा की लंबाई, ये है 6100 किलोमीटर।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को आप ये भी कह सकते हो प्रायद्वीप भारत की तटरेखा की लंबाई। भाई ये प्रायद्वीप भारत तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी समझाई हुई बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसलिए कहा पेनिनसुलर इंडिया की जो लंबाई है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ जाए जनाब। देखो अब आपको मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको और समझाने वाला हूं, जरा उनको और समझ लीजिए। अभी तो आपने ये समझा पेनिनसुला, प्रायद्वीप, जरा मैं कुछ और पॉइंट समझा देता हूं, इनको नोट कर लेना अलग से। आपने लास्ट क्लास में एक चीज समझी थी, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, नेचुरल बाउंड्रीज की नेचुरल बाउंड्रीज में मैंने आपको समझाया था कि समुद्रों द्वारा, पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा, नदियों द्वारा, मरुस्थल द्वारा जब किन्हीं देश की सीमा निर्धारित की जाती है तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक सीमा। तो वहीं शब्द आया था पर्वत श्रृंखला। देखिए आप ये पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं, आप पर्वतमाला पढ़ते हैं, या इसी को कहते हैं पर्वत श्रेणी। आखिर होता क्या है, या आप कह सकते हैं पर्वत श्रेणी। ये होता क्या है, पर्वत श्रेणी क्या होता है, बात को जरा ध्यान से समझना। देखिए एक पर्वतमाला, एक पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन रेंज। ये पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है। कैसे, ऐसे देखो, ये पहाड़ों की एक सीरीज होती है, इसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं। पहाड़ों की एक सीरीज होती है, बहुत सारे पहाड़ मिलकर बनाती है एक पर्वत श्रृंखला। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई थोड़ा कहीं थोड़ा गैप होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। एक पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है जहां एक पर्वत दूसरे से सटा रहता है। देख रहे हो, एक दूसरे से सटे पड़े हैं पर्वत, और इन पर्वतों को कोई दर्रा यानी पास या घाटी यानी वैली ही एक दूसरे पर्वत से अलग करती है। अच्छा याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है, समझा चुका हूं मैं पुरानी चीजें। देखिए आप लोगों को मैंने अच्छे समझाया था कि जैसे मान लो दो माउंटेन है, दो एक ही पर्वत श्रृंखला में दो माउंटेन है, ये दो पर्वत हैं। अब इनके बीच में यदि मान लो यहां से गुजरने का कोई रास्ता हो, मान लीजिए यहां से गुजरने का कोई रास्ता हो, यहां इन दोनों के बीच से ऐसे यहां से गुजरने का कोई रास्ता हो, ठीक है, जो इन दोनों पर्वत के बीच से गुजर जाए, यहाँ से मतलब कोई ऐसा है रास्ता जिससे निकला जा सके, तो उसी नेचुरल रास्ते को हम क्या कह के चलते हैं, उसी को हम कहते हैं दर्रा यानी पास, उसी को हम दर्रा कहते हैं। लेकिन एक और वर्ड आपने सुना है घाटी, एक और आप शब्द सुन रहे हैं अभी घाटी। तो ये घाटी क्या होता है, इस घाटी के बारे में सुन लीजिए। चलो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जरा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो माउंटेन है, ये माउंटेन है, एक माउंटेन ये हुआ और एक है माउंटेन ये, और इन दो माउंटेन के बीच में यहाँ पर है सपाट मैदान। कैसा मैदान है, सपाट, एकदम सपाट है, समतल जगह मिल गई। मान लो ये मिल गई समतल जगह, बिल्कुल समतल, जैसे आपने कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा, बिल्कुल ये मान लो, ऐसा मान लो कि एक मिल गई समतल जगह, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए आप कि बिल्कुल कोई समतल जगह मिल गई बीच में। तो याद रखना किन्हीं भी दो पर्वतों के बीच में एक बहुत ही निचला स्थान, नीचे होगा क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं पहाड़, तो देखो इसकी चोटी यहाँ ऊंची होगी, तो ये स्थान तो बहुत नीचे होगा। एक समतल जगह, एकदम सपाट मैदान, उसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। एक बहुत सारी जगह जो इनके बीच में दो पर्वतों के बीच में जो समतल जगह होती है उसको घाटी कहते हैं, यानी वैली कहते हैं हम लोग, इसी को हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। और किन्हीं भी दो पर्वतों के बीच में छोटा सा संकरा रास्ता जिसको निकल करके पार किया जा सके, उसको हम कहते हैं दर्रा, उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। उम्मीद है ये वाली बातें जो मैंने आपको अब समझाई हैं समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने क्या समझा, एक पर्वतमाला, एक पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज, पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है जहां एक पर्वत दूसरे से सटा रहता है और इन पर्वतों को कोई दर्रा यानी पास या वैली ही एक दूसरे पर्वत से अलग करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर्वत श्रृंखला में यानी एक ही पर्वत श्रेणी में हर पर्वत का स्ट्रक्चर यानी संगठन एक समान ही हो। एक ही श्रृंखला में अलग अलग प्रकार के पर्वत हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ज्वालामुखी पर्वत यानी जिसको हम कहते हैं वोल्केनो माउंटेन भी कहते हैं, या वलित पर्वत जिसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन, या इसको वलित पर्वत को ही दूसरे नाम से जाना था मोड़दार पर्वत, एक ही श्रृंखला में हो सकते हैं जो सामान्यतः अलग अलग चट्टान से बने होते हैं। यही बात समझ, मैं समझाता हूँ आसान भाषा से। देखिए जैसे मान लो एक माउंटेन रेंज है, कोई सी भी, ऐसा मान लो जैसे कि ये कोई भी एक माउंटेन रेंज है, कोई भी पर्वतों की श्रृंखला में बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पर्वत श्रृंखला में जितने भी पहाड़ हैं, ये वाला, इन सब की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, इन सब का जो संगठन है वो सेम होगा, यानी ये समान चट्टानों से बने होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है इस पूरी पर्वत श्रृंखला में ये वाला पहाड़ कैसा हो, वलित पर्वत हो यानी फोल्ड माउंटेन हो, ये वाला जो लिख रहा है ना फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत, हो सकता है इसमें ये वाला पहाड़ कैसा हो,
ये एक ज्वालामुखी पर्वत हो जिसमें ज्वालामुखी फटते हों, एक वोल्केनो माउंटेन हो सकता है। तो मैं मेरे कहने का मतलब है कि एक ही पर्वत श्रृंखला में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है, संगठन है, वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में अलग अलग टाइप के पर्वत हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी के पर्वत हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। ए माउंटेन रेंज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स वेयर वन माउंटेन इज एडजेसेंट यानी सटा हुआ, संलग्न, adjacent to another and these mountains are separated by pass और valley। एक पर्वत श्रेणी में एक दूसरे माउंटेन सटे हुए होते हैं। यदि ये अलग होंगे तो किसके द्वारा अलग होते हैं? किसी पास के द्वारा या किसी वैली के द्वारा ही अलग होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी माउंटेन इन अ माउंटेन रेंज, कि किसी माउंटेन रेंज में हर माउंटेन का स्ट्रक्चर इज सेम, कि वो बराबर हो। एंड देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स इन द सेम रेंज, एक सेम रेंज में अलग अलग टाइप के माउंटेन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो माउंटेन और फोल्ड माउंटेन कैन बी द सेम रेंज, कैन बी इन द सेम रेंज, कि वोल्केनो माउंटेन और फोल्ड माउंटेन आपको एक ही समान रेंज में मिल सकते हैं, एक ही श्रृंखला में मिल सकते हैं। विच आर यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट रॉक, जो कि कैसे बने होते हैं? अलग अलग, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो संगठन होता है वो अलग अलग चट्टानों से होता है। और लेकिन ये हो सकता है कि आपको एक ही पर्वत श्रृंखला में देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है ये वाली बात अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा, अब हम बात करते हैं विश्व की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड की कुछ मेन पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, क्योंकि साथ ही साथ हम एक तरह से स्टैटिक चीज को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। हालांकि ये चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगी वापस, वहां पर हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। पर्वत श्रृंखलाओं की बात की तो जान लेते हैं विश्व की फेमस पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं। यदि मैं यूरोप की बात करूं, यदि बात की जाए यूरोप की, तो देखिए यूरोप में जो फेमस पर्वत श्रृंखला है वो है एल्पस। दिखाया था ना कल, जूरा माउंटेन आपको मैंने मैप पे दिखा था, वहीं पे नीचे थी एल्पस। यूरोप में है एल्पस। उत्तरी अमेरिका की जो फेमस है, जो प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है रॉकी। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ड्रंकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला कहां पर है? अफ्रीका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और हिमालय पर्वत श्रृंखला कहां पर है? एशिया में। ये वो पर्वत श्रृंखला है, मेन पर्वत श्रृंखलाएं जो मैंने अलग अलग महाद्वीपों की जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। स्टैटिक जीके में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही। अब यहां पर मैं इनको पढ़ा नहीं रहा आपको, ठीक है? आप कहेंगे तो चलो मैप पे दिखा दूंगा, मैं मैप भी इनका दिखा दूंगा, लेकिन ये चीजें आप जब पढ़ोगे ना, एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ोगे अलग अलग वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो तब आपको बहुत अच्छे से चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। अच्छा, यदि हम बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की, तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। बात आई समझ? चलो और चीजें को बताता हूं। चलो, यही बात आपके नीचे, आपको नीचे जो दिख रही है वो इंग्लिश में है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन रेंज, यूरोप में, इन यूरोप एल्पस है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, अफ्रीका में जो है वो ड्रंकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और एशिया में हिमालय है। आपसे पूछे एल्पस पर्वत श्रृंखला कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। ड्रंकन्सबर्ग कहां पर है? अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। हिमालय कहां पर है? एशिया में है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हिमालयन माउंटेन रेंज, द हिमालयन माउंटेन रेंज इंक्लूड्स सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला की, ठीक है? और इसके अलावा एंडीज माउंटेन रेंज या एंडीज माउंटेन्स इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलो, अब आपको एक काम करता हूं, मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूं, जिससे कि और अच्छे से आप लोग समझ जाएं। ठीक है, आ जाओ। अभी नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लेते हैं इसको हम, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलो थोड़ा सा कम जूम करें, ठीक है? चलो पहले इतना रखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे में समझा को देखता हूँ मैं, ये आपको सही से स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। चलो ठीक है, परफेक्ट एकदम। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। ये देखो, इंडिया दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये है इंडिया यहाँ पर। तो पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए, ये एशिया में आप देख सकते हैं इंडिया के यहाँ पर। यहाँ देखो, ये देखो, मैं दूसरा कलर लेता हूँ जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। और यहाँ से हम लेते हैं हाईलाइटर, तभी तो चीज़ें आएंगी समझ। ये देखो, अरे कलर चेंज कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये रही हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये एशिया में है। आई बात समझ? ये तो वैसे पहले बना हुआ है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। ये पहले बना हुआ है तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है? तो जिससे कि आप लोगों को सही से दिख जाए, सही से चीज़ आ जाए समझ में। तो आप यहाँ पर ज़रा नोटिस करिएगा चीज़ों को बस,
ये कर्सर दिखेगा, दूसरा लो, चलो इसको ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये है हिमालय, ये फैला हुआ ना इंडिया, इमेजिन करिए, देखो ये रहा यहाँ पर, ये रहा हिमालय, ये हिमालय है, उसका आप कोराकोरम वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, एटली ये सारे के सारे चीज़ें पढ़ेंगे। और बात की बात है यूराल माउंटेन है, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एशिया में देखो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा देश है इंडिया। ओके, आ जाओ, मैंने पहले ड्रिंक वक्त बताया था ना अभी, अफ्रीका में देखो, ये रहा अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको महाद्वीपों का तो ज्ञान है ना, ये एशिया है, ये वाला एशिया है, ये महाद्वीप एशिया है, ये यूरोप है, इधर दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका। आप मुझे इतना तो ज्ञान हो गया होगा, मैं तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को। एटलस पर्वत श्रृंखला देखो, ये रही एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। देखो मैंने कहा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखो ये रही एंडीज, ये देखो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखो कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला, पूरे के पूरे देखो, नीचे से लेकर के साउथ से लेकर के पूरे उत्तर तक फैली हुई है। देखो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। मैंने आपको थी रॉकी, देखो ये रही रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ये रही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला, दिख रहा है। ये एप्लेशियन वगैरह सारी की सारी चीज़ आएंगी जब देखो, वैसे तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आप देख पा रहे होंगे, कितनी सारी हैं, दुनिया भर की पर्वत श्रृंखलाएं, यूराल माउंटेन्स है बहुत सारे ये। लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कहाँ पे आ जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएंगे, बात आई समझ, तब हम इनको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई थी आपको, देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये दिख रही है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इस तरह से सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एल्पस देख सकते हैं, ये भी देखो यूरोप में, यहाँ पर है एल्पस, ये देखो यहाँ पर है एल्पस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एल्पस पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको एल्पस है। ये यहाँ पर हिमालय है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ हिमालय है। जो मैंने ड्रंकन्स वक्त बताई आपको अफ्रीका में, यहाँ पर है। एंडीज आपको बताइए, देखिए एंडीज कितनी लंबी है, देखिए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। ये देखो रॉकी है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत, कनाडा और यूएसए तक फैली हुई है। तो ये हैं कुछ मेन पर्वत श्रृंखलाएं जो मैंने अभी आपको समझाई थी, मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं सारी की सारी। और चीज़ें आ जाएंगी आपको धीरे धीरे, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तो मुझे नहीं पढ़ा था, लेकिन देखो मैंने फिर भी आपको ये सब चीज़ें मैप पे समझा दी है, मैप पे दिखा दी है, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया रहे। देखो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये भी पर्वत श्रृंखला, यानी पर्वत में ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनमें बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ जाएं, चलो। अच्छा एक पॉइंट और था, मरुस्थल क्या होता है, जरा उस मरुस्थल को भी समझ लेते हैं। रेगिस्तान यानी मरुस्थल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको और कुछ चीजें साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए मरुस्थल क्या होता है, रेगिस्तान या मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल होता है ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है मरुस्थल, जहां पर जलपात यानी बारिश बहुत कम होती है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में ना बहुत ज्यादा। जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मरुस्थल या रेगिस्तान। देखिए एक चीज है, पता है क्या, हम ना गलती से ये समझ लेते हैं कि जितने भी रेतीले होते हैं, रेगिस्तान जो होता है वो रेतीले होते हैं। जैसे क्यों, ऐसा क्यों समझ लेते हैं, हमारे यहाँ जो रेगिस्तान है, हमारे यहाँ का जो मरुस्थल है थार, जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है, वो रेतीला है। तो हम ये समझ लेते हैं, हमारे माइंड में जब भी हम मरुस्थल सुनते हैं, डेजर्ट सुनते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि यार जो मरुस्थल होता है ना वो रेतीला ही होता है, जब बहुत सारा रेत होता है, रेत होता है, वो रेगिस्तान होता है। हम ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के हो सकता है, आप अब भी बहुत सारे लोगों के माइंड में वही इमेज बनती हो। जब भी हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो रेगिस्तान का नाम आते ही उनके माइंड में आ जाता है राजस्थान। जैसे हम लेते हैं रेगिस्तान तो उनके माइंड में आ जाता है राजस्थान, और फिर वो रेत उनके दिमाग में आ जाता है, रेत भर जाता है उनको। वो सोचते हैं कि रेगिस्तान का मतलब रेत होता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा हम गलत सोचते हैं। भाई केवल रेतीले रेगिस्तान जो होते हैं मरुस्थल, वो केवल रेतीले नहीं होते। ये बात हो रहा है कि भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, मरुस्थल कहते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती हो। भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो थार, वो एक रेतीला मैदान है, इस वजह से हम ऐसा सोच लेते हैं। मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल होता है कम, देखो यहां पर इस पॉइंट को नोट करो, कम वर्षा वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं मरुस्थल, जहां पर बारिश बहुत कम होती है। जरूरी नहीं है कि वो रेतीला, उसका रेतीला होना आवश्यक नहीं है, भले कोई जगह रेतीली ना हो और वहां पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती हो, तो भाई साहब वो मरुस्थल ही है। और मरुस्थल का ये भी जरूरी नहीं है कि मरुस्थल गर्मी होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब हमारा जो थार मरुस्थल है वो क्या है, गर्म है, वहां पर गर्मी होती है, तो हम ये सोचते हैं अरे नहीं गर्म, वहां पर जो है मरुस्थल जो होते हैं वो गर्म होते हैं। गर्म जरूरी नहीं है भाई गर्म होते हो मरुस्थल, नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मरुस्थल जो होंगे या रेगिस्तान जो होंगे वो गर्म होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे रेगिस्तान है जो ठंडे हैं, आपने कालारी मरुस्थल का नाम सुना होगा। बहुत सारे मरुस्थल हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं, और बहुत सारे ऐसे मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं है। बहुत सारे ऐसे मरुस्थल हैं जो बिल्कुल रेतीले नहीं है, सैंडी है नहीं, बात ही समझ।
तो याद रखना, डेजर्ट आर दोज ज्योग्राफिकल एरियाज वेयर वाटरफॉल, जहां पर वर्षा जो होती है, वाटरफॉल यानी यहाँ वहां पर वर्षा और बर्फ यानी हिमपात यानी बर्फ जो है वो बहुत कम पड़ती है, इज मच, या तो वर्षा या बर्फ। कुछ जगह ऐसे होती है जहाँ पर बारिश की जगह बर्फ ही पड़ती है, बर्फ वहां पर पड़ रही है तो उसको आप रेगिस्तान। अच्छा, एक और चीज समझ के चलिएगा, जैसे आप लोग एक चीज देखते हैं, आपने सुना होगा, एक पॉइंट और आपको मैं याद दिला दूं, आप जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे तो आपको याद होगा, एक पॉइंट मेरे बीच में दिमाग में आया, आपको याद होगा जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे तो सबसे नीचे साउथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अंटार्कटिका। आपसे क्वेश्चन में अभी पिछली बार एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया कि बर्फ का रेगिस्तान किसको कहा जाता है, बर्फ का रेगिस्तान यानी डेजर्ट ऑफ आइस किसको कहा जाता है। तो याद रखना, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बर्फ का रेगिस्तान, उसको डेजर्ट ऑफ आइस कहा जाता है। खैर चलो हम यहीं पे आते हैं वापस। तो मैंने क्या बताया, डेजर्ट आर दो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर वाटरफॉल यानी रेन यानी बारिश इज मच लेस देन अदर एरियाज, जहां पर बारिश जो होती है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम होती है। मिस्टेकनली, ज्यादातर मोस्टली मिस्टेकनली सैंडी डिजर्ट प्लेन्स आर कॉल्ड डिजर्ट्स। हम क्या है, हम कह देते हैं जो सैंडी डिजर्ट यानी रेतीले जो रेगिस्तान है, हम ये सोचते हैं कि जो रेगिस्तान है वो रेतीले होते हैं, विच इज इनकरेक्ट, ये गलत चीज है। इट इज अनदर मैटर, ये अलग बात है कि द रीजन विच लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया थार इज अ सैंडी प्लेन, वो अलग बात है। ऐसा होता ही क्यों है कि हमारे यहाँ जो लोवेस्ट रेनफॉल एरिया है इंडिया में वो थार है, थार का मरुस्थल, और इसीलिए हम ये समझ बैठते हैं कि ज्यादातर जो रेगिस्तान है वो शायद रेतीले होते हैं, ऐसा हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। ठीक है, बात ही समझ। द डेजर्ट, यहां से देखिए, द डेजर्ट एरिया विद लेस रेनफॉल, डेजर्ट क्या होता है, द एरिया विद लेस रेनफॉल, जहां पर बारिश बहुत कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट। एंड इट डज नॉट हैव टू बी सैंडी, इसका जरूरी नहीं है कि रेतीला होना आवश्यक नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट डेजर्ट विल ऑलवेज बी वार्म प्लेस, ये भी जरूरी नहीं है कि वो गर्म ही होगा। देयर आर मैनी डेजर्ट इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में से बहुत सारे डेजर्ट हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में, विच आर नॉट सैंडी, जो क्या नहीं है, रेतीले नहीं है। चलो डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे फेमस डेजर्ट है, आप जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप में है, वो है सहारा मरुस्थल। वो कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। और एशिया महाद्वीप में, हमारे एशिया में जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी का मरुस्थल, जो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो फेमस मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया। वो क्या है, ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का जो मरुस्थल है अफ्रीका में, इसके अलावा अफ्रीका में जो मरुस्थल है उसका नाम है काला। अफ्रीका में तो बहुत सारे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में तो वैसे बहुत सारे हैं, ये सारा मरुस्थल भी तो अफ्रीका में ही है। तो कालाहारी मरुस्थल भी कहाँ है, अफ्रीका में। लेकिन याद रखना, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो सहारा है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इंडिया पाकिस्तान में कौन सा पड़ता है, थार का मरुस्थल। चलो मैं आपकी तरफ लेके चलूँ एक बार, देखो ये देखो, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई, इसको भी ज्यादा हो गया। देखो लगाते हैं इसको जरा ठिकाने पर, आ जाओ। तो देखने की कोशिश करिए, संभालने इस चीज को। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, देखो ये रहा ना अफ्रीका महाद्वीप। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में ये रहा सहारा मरुस्थल, कितना बड़ा है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मरुस्थल कैसा सहारा है। कालाहारी मैंने भी हम यहीं पे बताया था आपको, कालाहारी मरुस्थल देख सकते हैं आप, कालाहारी भी यहीं पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। गोबी का मरुस्थल ये चाइना और मंगोलिया देश में फैला हुआ है। ठीक है, यहीं पर है चाइना और यहीं पर है मंगोलिया देश, यहाँ पर मंगोलिया है। ठीक है, आपने मैंने पढ़ा था ना मंगोल आक्रमणकारी हिस्ट्री में बताया था, तो यहाँ पर मंगोलिया है और यहाँ पर चाइना, यहीं पे पड़ता है गोबी का मरुस्थल। ये एशिया का सबसे बड़ा है। ग्रेट विक्टोरिया देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। इसके बाद आप पेटागोनियन देख सकते हैं, पेटागोनियन कहाँ पर है, पेटागोनियन है दक्षिणी अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन है नॉर्थ अमेरिका में। ये सारी चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से इनको हम समझेंगे। ये अरब का मरुस्थल है, जो अरब कंट्रीज में पड़ता है, अरब का मरुस्थल है। तो इन पर भी ज़्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, जिसके साथ साथ चीज़ें चलती रहें, स्टैटिक चीज़ भी आपकी साथ साथ ही कवर होती रहे। ठीक है, इसलिए बढ़ जाएं आगे। देखो जी, तो हम बात कर रहे थे भारत की तटरेखा की लंबाई की, हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की, वो 6100 किलोमीटर है। अच्छा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित वो है 75 से 16.6 किलोमीटर, यानी द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ,
आ जाओ जरा इंडिया के मैप पे आना एक बार फिर से, यहाँ पे आ जाओ इंडिया के मैप पे। एक बात बताना जरा, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, इसको जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखने की कोशिश करो। एक बात बताओ, मैंने इसको बताया था कि ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री देखना, ये बाउंड्री की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी, 6100 किलोमीटर बताई थी, याद आ रहा है? अभी मैंने इस बाउंड्री की लंबाई बताई थी 6100 किलोमीटर, बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो यार, एक बात बताओ, इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है उसमें क्या हमने आइलैंड को शामिल किया? क्या आपने यहाँ लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको शामिल किया? क्या हमने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले जो आइलैंड है इनकी बाउंड्री को शामिल किया? नहीं किया ना। यदि इसकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं, ये वाले आइलैंड और लक्षद्वीप जितने भी भारत के आइलैंड है, यदि इनकी बाउंड्री को भी हम शामिल कर दें, जितने भी आइलैंड हैं और भी छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उनकी बाउंड्रीज को भी यदि शामिल कर दें हम, तो ये टोटल 6100 प्लस जितने भी द्वीप हैं इनको जोड़ करके ये टोटल बैठ जाएगी 7516.6 किलोमीटर, भारत की टोटल तटरेखा की लंबाई, टोटल कोस्ट लाइन। आगे बात समझ, यानी ये तो है ही है इंक्लूड, ये तो पूरी वाटर बाउंड्री है ही, और इसके साथ साथ यदि आइलैंड जो है, द्वीप जो है, उनकी कोस्ट लाइन जो है, उनकी जो तटरेखा यदि उसको भी इंक्लूड कर दें तो टोटल कितना बैठ जाएगा, 7516.6 किलोमीटर बैठ जाएगा। बात आ गई समझ, ये वो चीज़ है, ये वो फैक्ट है। उम्मीद है आपको अच्छे से बात आ गई होगी समझ में। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित इंक्लूडिंग आइलैंड्स, अरे ये इंक्लूडिंग आइलैंड्स है भाई, इन आइलैंड को जोड़ करके कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाएं, एक और फैक्ट है, इसको अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, बात की जाए भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो वो कितना है, भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ऐसा मान लीजिए यदि पूरी दुनिया जो है वो 100% है ना, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का हिस्सा है, वो मात्र कितना है, केवल 2.43%, यानी पूरी दुनिया की जितनी जगह है उसका भारत कितना है, केवल और केवल 2.43% लैंड इंडिया के पास है। बात आ गई समझ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां स्थान। मैं तो आपको ऑलरेडी पहले ही सबसे पहली क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रैंक है कंट्रीज़ की और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से जो रैंक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये तो एक फैक्ट था, चाहते हैं नोट कर लीजिए, वरना ये चीज़ आप पहले भी ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। अच्छा, होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ऐसा गृह मंत्रालय कहना है, लेकिन आप लोग यही रखिएगा, यही ज़्यादा फैक्ट, ये वाला फैक्ट ज़्यादा सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वरना आपको क्या याद रखना है, केवल 32,87,000 आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। द इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया 32,87,263 square kilometer, which is 2.43% of the total area of the world, and India is ranked 7th in the world in terms of area। यदि एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का स्थान कितना, 7वां स्थान है, ठीक है। बढ़ जाएंगे, चलो अब हम जो टॉपिक पे आते हैं उसी पे वापस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली, इधर उधर से उठा के हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। अब वापस से स्टिक करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आ जाओ सरकार, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, तो भारत की कृत्रिम सीमाएं, बात करनी शुरू कर दें भारत की कृत्रिम सीमाओं की। आ जाओ, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हम बात कर अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, और हम किसकी बात शुरू करते हैं, भारत की कृत्रिम सीमाओं की बात शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जी, अब इस टॉपिक पे आते हैं, यही तो हमें पढ़ना था, भारत की सीमाएं तो हम पढ़ रहे हैं, और हमने भी भारत की कृत्रिम सीमाओं के बारे में समझने की कोशिश की थी। तो यही सी टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं, वापस अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझाए। अब जनाब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए सरकार, रेड क्लिफ लाइन भारत की कृत्रिम सीमाएं हैं के नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है रेड क्लिफ लाइन, एक कृत्रिम सीमा ही है ये। रेड क्लिफ लाइन कैसी है, एक मैन मेड बाउंड्री है। रेड क्लिफ लाइन पड़ती है भारत और बांग्लादेश के बीच में भी, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, यानी रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। रेड क्लिफ लाइन कैसी है, कृत्रिम रेखा, एक कृत्रिम सीमा है जो मानव द्वारा निर्धारित की गई है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको डिटेल से समझाऊंगा इनको आगे, पहले देख लो एक बार, एक दृष्टि में, एक नजर में इनको देख लेते हैं, आगे डिटेल से आने वाली हैं। डूरन लाइन की यदि हम बात करें, डूरन रेखा है किस किस देश के बीच में, भारत अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वापस रिपीट करिए, बोलिए, डूरन रेखा किस किस के बीच में है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। भाई परेशान ना हो, एक एक को, पहले रेड क्लिफ लाइन फिर डूरन लाइन, इनको एक एक को करके हम समझेंगे, एक एक को डिटेल से समझेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे आ जाओ, पहले फैक्ट देख लेते हैं। इसके अलावा मैकमोहन लाइन किस किस देश के बीच में है, भारत और चाइना के बीच। बोलो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच। अरे बोलो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। 24वीं समांतर रेखा, क्या
24वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में। 24वीं समांतर रेखा 24th पैरेलल लाइन किस किस के बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। क्या बोला? 24वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आ जाए जरा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, डिटेल से देख लेते हैं भाई, डिटेल से आ जाओ। देखो बात करते हैं सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन की, रेड क्लिफ रेखा की। आ जाओ ध्यान से समझ लो सारी की सारी चीजें। देखिए भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किस किस देश के बीच की सीमा को कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत के विभाजन के बाद, जब भारत का डिवीजन हुआ था, उसके बाद आप लोग जानते हैं भारत के डिवीजन के बाद दो देश बने थे। एक बना था, वैसे तो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो बना पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आप वर्तमान में पाकिस्तानी कहते हैं, एक बना पूर्वी पाकिस्तान जिसको आप वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, और एक हमारा देश था भारत। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत के विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, और भारत की सीमा का निर्धारण किया था। इन तीन देशों के बीच की सीमा का निर्धारण किया था 1947 में। जब डिवाइड हुआ था ना, पार्टीशन हुआ था, तो तीन देशों की सीमाओं का आपस में निर्धारण किया गया था कि भैया पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्या होगी, और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या होगी। सर सिरिल रेडक्लिफ हैड डेमोक्रेटेड या डेटरमाइंड लिख सकते हैं। द सर सिरिल रेडक्लिफ हैड डेटरमाइंड, या आप ये भी कह सकते हैं, ये भी सही है, डेमोक्रेटेड भी सही है। इंडियाज बॉर्डर विद वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान, इसको आप प्रेजेंट डे में पाकिस्तान कहते हैं, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलो मैप की तरफ लेके चलता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, देखो ये है ब्रिटिश इंडिया एम्पायर 1947 में पार्टीशन के बाद जब डिवीजन हुआ। अब जरा ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखने का जरा कष्ट कीजिए अब, ठीक है? आ जाओ, अरे भैया यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट करना पड़ेगा। ये देखो, दरअसल जब भारत का डिवीजन नहीं हुआ था 1947 से पहले, ये था भारत पूरा। देखो ये पूरा इंडिया था, ये वाला पूरा देश, ये वाला पूरा का पूरा देश क्या हुआ करता था? इंडिया हुआ करता था। 1947 में डिवाइड हो गया, एक देश बन गया ये वाला जिसको पाकिस्तान कह रहे हो, इसको उस समय कहा गया वेस्ट पाकिस्तान, इसको कहा गया उस समय वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है? और ये आप देख रहे हो ये ईस्ट पाकिस्तान, ये ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है? बात आ रही समझ? ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान। मैं जरा हटा रहा हूँ इनको क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें आपको समझानी है, ठीक है? ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान और ये इंडिया। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब उस टाइम पर फिर सर सिरिल रेडक्लिफ ने इन दोनों देशों के बीच की सीमा निर्धारित की। तो देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या समझाया कि रेडक्लिफ लाइन जो है वो किन किन देशों के बीच में है। अब उस टाइम पे तो ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो उन्होंने रेखा खींच दी। भाई देखो रेडक्लिफ रेखा होगी ये वाली, देखो ऑलरेडी है वो, वहाँ पहले से कलर बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइटर से डार्क करता हूँ। पहले से वहाँ हुआ पड़ा है कलर, तो मैं इसको हाईलाइटर से डार्क करने की कोशिश करता हूँ। देखो देखो, एक तो ये तो हमारा हाईलाइटर यार ऐसा हो रहा है, अब आएगा आपको समझ। देखो ये भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी रेडक्लिफ लाइन, और ये भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। अब लेकिन ये 1971 में बांग्लादेश बन गया, ठीक है? 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश। तो अब खुद सोचो, ये जो रेडक्लिफ लाइन है किस किस के बीच में? अब ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है? बात आ गई समझ? रेडक्लिफ लाइन किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है रेडक्लिफ लाइन। मैप से मैंने आपको चीज़ें समझा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यही चीज़ समझानी थी कि उस टाइम पर जो था भारत विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान जो है और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके बीच भारत की जो सीमा है उसी का निर्धारण किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। आगे बढ़ जाएं, चलो देखिए। इसके बाद अब बात करते हैं डूरंड लाइन की, डूरंड रेखा की हम बात कर लेते हैं। यदि बात की जाए डूरंड लाइन की, डूरंड रेखा की यदि हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है जिसको डूरंड रेखा कहा जाता है। द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड डूरंड लाइन। जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की उसको क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन कहा जाता है। ये कौन सी है आपके माइंड में थोड़ा सा? अफगानिस्तान, अरे मैंने इंडिया पाकिस्तान बोल दिया, सॉरी इंडिया अफगानिस्तान, भाई ये मैं क्या बोल गया,
स्लिप ऑफ टंग है ना। चलो, इंडिया और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरन रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरन लाइन कहा जाता है। इस सीमा का निर्धारण किया था सर मोर्टिमर डूरन ने 1896 में। सर मोर्टिमर डूरन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने 1896 में इसका निर्धारण किया था। दिस लाइन वाज डिटरमाइंड बाय सर मोर्टिमर डूरन इन 1896। 1896 ईस्वी में सर मोर्टिमर डूरन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने इस सीमा का निर्धारण किया था भारत और अफगानिस्तान के बीच। कैसे है समझाऊंगा मैं आपसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ आगे, देखिए बात को जरा ध्यान से समझना आगे। देखिए, चूंकि इस समय भारत और अफगानिस्तान का विभाजन नहीं होता, देखिए ध्यान समझना, इस टाइम तक भारत और भारत का और पाकिस्तान का, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पाकिस्तान बोलना चाहिए वहाँ अफगानिस्तान बोल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे अफगानिस्तान बोलना चाहिए वहाँ पाकिस्तान बोल दिया। खैर चलो भाई, आप ध्यान से समझना, पता नहीं मैं दिमाग थोड़ा सा अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पूर्व, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। बात को समझना ध्यान से, नहीं है बात समझ में, अभी समझाऊंगा मैप से। और विभाजन के बाद इस रेखा का जो अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बन गया। डिवीजन हो गया तो किस किस की सीमा रेखा बन गया? वो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गया। और बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मात्र 106 किलोमीटर, याद रखना, कई बार पूछा भी जाता है भारत और अफगानिस्तान, भारत की अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और केवल 106 किलोमीटर का हिस्सा भारत और अफगानिस्तान की सीमा के रूप में बचा है। और ये हिस्सा भी पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। मैं आपकी तरफ लेके चलता हूं तभी बात समझ में आएगी, अदरवाइज उससे पहले तो आपको अजीब लगेगा। देखो, आ जाओ जनाब, आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, आप लोगों को पता है ना अच्छे से, उस टाइम पर पहले ये भारत था पूरा, ये वाला देखो, जहां जहां ये देखो भारत ये था पहले, ये जो मैं आपको खींच रहा हूँ ये अफगानिस्तान, उधर ये भारत हिंदुस्तान था, ये हुआ करता था हिंदुस्तान। और ये पूरा इधर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा इधर देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था इस तरह से, ये पूरा भारत था। ठीक है, तो उस टाइम पर ये डूरन लाइन 1896 में खींची गई थी, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच, भाई उस टाइम में तो भारत था ना, ये सब भारत था, समझो ना। ये 1896 में, 1896 में खींची गई थी ये लाइन। 1896 किस किस के बीच में खींची गई थी? 1896 में ये लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी। लेकिन अब पार्टीशन हो गया 1947 में, तो अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अब किस किस देश की सीमा, किस किस देश के बीच की सीमा रेखा बन गई? देखो, ये यहां से लेकर के, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये किस देश के बीच की सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। बात आ रही है समझ में? और मात्र ये इतना सा हिस्सा, मात्र ये 106, लगभग 106 किलोमीटर का हिस्सा, 106 किलोमीटर का हिस्सा, ये किससे टच करता है? लगभग ये 106 किलोमीटर का हिस्सा टच करता है, किससे? भारत और अफगानिस्तान। ये हिस्सा बस जरा सा 106 किलोमीटर का हिस्सा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी कहां है? ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये जगह भी पीओके में है, ये वाली जगह भी किस में है? पीओके में। आप जानते हैं ये वाला हिस्सा पीओके का है, पीओके का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो हमारा हिस्से का कश्मीर है वो कब्जा रखा है। ठीक है, ये वाली जगह भी जो 106 किलोमीटर टच करता है अफगानिस्तान से, वो भी कहां पर है? वो भी पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि तो किस किस के देश के बीच की सीमा रेखा डूरन लाइन, तो ये 1896 में खींची गई थी। अभी फिलहाल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत और अफगानिस्तान, ये देश देख रहे हो, ये वाला अफगानिस्तान है, ये देश जो है ये वाला अफगानिस्तान कंट्री है, ये वाली ये जो कंट्री है ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर टच करती है जरा सी देश, यहाँ पर ये हर ग्रीन ग्रीन सा, मैं हटाता हूँ उसको जरा, तभी समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से, ये जो आप ग्रीनिश सा हल्का सा देख रहे हो, ये देखो ध्यान से, ये देख रहे हो हल्का सा ग्रीनिश सा येलो के साथ टच कर रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये जरा सा हिस्सा 106 किलोमीटर का ये हिस्सा है जो टच करता है इंडिया के साथ। लेकिन ये भी कहाँ पर है? पीओके में है। बात ही समझ। तो ये मुझे समझाने की कोशिश मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि उस टाइम तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था जब ये खींची गई थी, इसलिए स्वतंत्रता से पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हुआ करती थी। लेकिन विभाजन के बाद इस रेखा का जो अधिकांश भाग है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गया, और बहुत ही छोटा सा हिस्सा, लगभग 106 किलोमीटर हिस्सा भारत और अफगानिस्तान की सीमा के रूप में बचा। यह हिस्सा भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान वर नॉट डिवाइडेड, जब भारत और पाकिस्तान डिवाइडेड नहीं थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, इट वाज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, उस टाइम पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री थी। बट आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लाइन बिकेम द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड अ वेरी स्मॉल पार्ट about only 106 kilometer was left as the boundary line of India and Afghanistan. This part also falls in
POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैकमोहन लाइन पढ़नी है, आपको LOC पढ़नी है, आपको LAC पढ़नी है, सारी की सारी पढ़नी है, विद मैपिंग पढ़नी है, डिस्प्यूट्स पढ़ने हैं, क्या क्या विवाद हैं हमारे, सर क्रीक का विवाद क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको आगे पढ़नी है। तो देखिए उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम हिस्ट्री कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हमने स्टार्टिंग की है, आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और जिन्होंने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो बिल्कुल उनको कवर कर लें, पूरे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें अच्छे से। और जल्द ही अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी अपनी 8वीं क्लास में अब हम लोग आपसे मिलेंगे। आप लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर द डे।